हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी एनसीईआरटी नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्लियर होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर नीट में क्वेश्चन एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन को ही यूज़ करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखें कि जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो पुराने एडिशन की ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर पुरानी एनसीईआरटी को आप यूज़ करते हैं तो 2024 नीट में हमने देखा कि एक फिज़िक्स का क्वेश्चन जो पुरानी एनसीईआरटी बेस्ड आंसर था वो नहीं माना गया और उसके बच्चों को नेगेटिव मार्क्स मिले। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप सबसे पहले ये सिक्योर कीजिए कि आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो क्या हो, नए एडिशन की हो, ताकि बाद में जाके आपकी दिक्कत ना आए। तो अपने एल्डर सिबलिंग्स की बुक पढ़ने की बजाय नया एडिशन लेने की सोचें। एनसीईआरटी में आगे नोट्स हैं टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए। आप एक रीडिंग लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स, दैट इज़ कंटेंट। क्या क्या है क्लास 11th की एनसीईआरटी की सबसे पहली यूनिट है हमारी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें 4 चैप्टर आते हैं। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। उसके बाद है यूनिट सेकंड। ये क्या है? यूनिट सेकंड में आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें 3 चैप्टर आते हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यूनिट थर्ड में आता है सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें भी 3 चैप्टर हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम 1 बाय 1 हर एक यूनिट को करेंगे और हर एक चैप्टर को पेज बाय पेज आपको एक्सप्लेन करेंगे। यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी, चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस यूनिट में से जो मिनरल वाला चैप्टर था पुराने एडिशन की एनसीईआरटी में वो एक्सक्लूडेड है, यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कि एलिमिनेट हो चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं और बहुत सारी लाइन ऐसी हैं जो कि चेंज हो चुकी हैं, रिवाइज कर दी गई हैं नए एडिशन में। इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ नए एडिशन को ही पढ़ें, ताकि बाद में जाके आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग फेस ना करनी पड़े एग्ज़ाम में। लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जिसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। सबसे पहला है रेस्पिरेशन वाला ही, ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकंड है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज़ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। थर्ड है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इसमें हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाएगा, किडनी वगैरह। देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें हम बोन्स, स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, आइज़, ईयर। फिर लास्ट है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें हम पढ़ेंगे हमारे हॉर्मोन्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स, कहाँ से वो रिलीज़ होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। ये हो गया हमारा कंप्लीट 19 चैप्टर्स जो कि हमारे बायो में 11th क्लास में आएंगे। हम हर रोज़ एक एक पेज को बड़ी बारीकी से वर्ड टू वर्ड समझेंगे और हर रोज़ आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी एनसीईआरटी के एक्सप्लेनर की फॉर्म में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे यूनिट 1 से, जो कि क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमारी सबसे पहली यूनिट क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, इसमें हमने पहले डिस्कस कर लिया है, क्या है, 4 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। हर एक यूनिट से पहले एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी जाती है, उसे भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। हर एक डिस्क्रिप्शन वाले पेज को, एनसीईआरटी का कोई भी पेज हो, उसको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
तो इसको भी हम मिस नहीं कर सकते। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 को, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी ये एक्सप्लेन कर रही है लाइन कि बायोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजी एक साइंस है, जैसे कि हम सब जानते हैं बायोलॉजी क्या होती है, एक साइंस होते हैं जिसमें हमें किसके बारे में पढ़ने को मिलता है, लाइफ फॉर्म्स के बारे में, डिफरेंट टाइप के जीवों के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, लाइफ के बारे में समझने को मिलता है कि लाइफ क्या होती है, कि क्या नॉन लिविंग होता है, क्या लिविंग होता है, क्या डिफरेंस होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग थिंग के बीच में। एंड लिविंग प्रोसेसेस का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी रिएक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे रिएक्शंस। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं लिविंग और जो प्लांट होते हैं उनके अंदर हम क्या देखते हैं कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है जो कि प्लांट है, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा एक लिविंग प्रोसेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जीवों के बारे में और उनके अंदर होने वाले अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जो अलग अलग प्रोसेस उनके अंदर होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं वो, ठीक है, सर्कुलेशन होता है उनके अंदर, फूड जो खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, वो सारी की सारी प्रोसेसेस हम बायोलॉजी के अंडर ही पढ़ते हैं। तो जीवित चीज़ के बारे में जो कुछ भी आप पढ़ते हो सब कुछ किस में आता है, बायोलॉजी के अंडर ही आता है। तो बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम लिविंग चीज़, जिंदा चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। द लिविंग वर्ल्ड compromises an amazing diversity of living organism। जो लिविंग वर्ल्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, एक अमेजिंग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जो हमारे अराउंड हमें दिख रहा है ना संसार सारा का सारा, उसमें हम देखते हैं कि अमेजिंग बहुत निराली अलग अलग तरह के हमें क्या देखने को मिलते हैं, जीव देखने को मिलते हैं। अर्ली मैन कुड ईजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अर्ली मैन मतलब पहले जो मैन था, अर्ली मैन का मतलब है कि जो हमारे पूर्वज थे वो इजीली क्या कर सकते थे, डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, वो सेपरेशन कर सकते थे किस किस के बीच में, इन एनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है जो जिंदा हो, इन एनिमेट का मतलब होता है जो मर चुका हो, मतलब जो डेड हो, नॉन लिविंग हो, ठीक है। तो जो अर्ली मैन थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो इजीली छाट सकते थे कि ये लिविंग है, मतलब ये जीवित है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या है, नॉन लिविंग है, कोई मृत चीज है, ठीक है। अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, विंड, सी, फायर एटसेट्रा। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्या किया, डिफाइन किया है किसको, इनएनिमेट मैटर को, मतलब नॉन लिविंग को, मृत को। विंड, सी, फायर, जैसे कि विंड है, विंड लिविंग होती है, नहीं लिविंग नहीं होती। सी, वाटर, वो भी क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। फायर, आग, वो भी क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग का मतलब है जिसके अंदर क्या ना हो, लाइफ ना हो, जिंदगी ना हो। एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट, और कुछों को उन्होंने बांट दिया किसमें, प्लांट्स में और पौधों में और जानवरों में बांट दिया। तो 3 अलग अलग चीज़ों में हमारे पूर्वजों ने बांट रखा था सब चीज़ों को। एक तो क्या है, मृत चीज़, इनएनिमेट मैटर, नॉन लिविंग, और दूसरी क्या थी, जानवर, एनिमल की फॉर्म में, और थर्ड क्या है, प्लांट्स, पौधों की फॉर्म में। अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज द सेंस ऑफ एव और फियर दैट दे इवोक्ड। इन सभी को जब इंसान ने पढ़ा तो हर एक चीज़ में एक बात कॉमन, सब में एक बात सेम देखने को मिली। वो क्या सेम बात थी कि वो जीवित हो या फिर लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, दोनों के अंदर उन्होंने एक फियर, एव का मतलब होता है कि ऐसा डर जिसमें हम क्या हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ठीक है।
तो उसको क्या कहते हैं, एव कहते हैं, डर। तो हमारे अंदर एक ऐसा डर सा और एक अलग ही अनुभूति फील की जब उन्होंने ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो सबको देख के एक वो क्या हो जाते, शॉक्ड रह जाते थे, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स को, अलग अलग उनके गुणों को देख के शौक में रह जाते थे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। उसके बाद फिर ह्यूमन बीइंग अपने आप को क्या मानता था, सबसे सेपरेट मानता था कि वो तो इन सबसे ऊंचा है। लेकिन बाद में धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग की भी स्टडी इसके अंदर इंक्लूड होने लगी। मतलब ह्यूमन बीइंग को भी इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित इन्हीं जीवों का भाग मानने लगा खुद को भी, और उसकी भी धीरे धीरे स्टडी, उसके जो ह्यूमन हिस्ट्री थी उसके बारे में पढ़ना शुरू किया गया। सोसाइटी विच indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। वो सोसाइटी, वो समाज जिसने अपने आप को क्या माना, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू माना। एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रो वर्ड जहाँ कहीं भी होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ह्यूमन से, इंसान से रिलेटेड होता है। तो ऐसी सोसाइटी जो खुद को ही केंद्र बिंदु मानते थे, खुद को ही सबसे ऊपर मानते थे और सभी जीवों जैसे खुद को एक जीव नहीं मानते थे, ऐसी सोसाइटीज़ की जो बायोलॉजिकल नॉलेज थी, बायोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज थी, वो ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस, ज़्यादा कुछ उसमें बढ़ावा नहीं दे पाए, उनकी सीमित रह गई। उनका ज्ञान था जो काफ़ी सीमित रह गया, क्योंकि उन्होंने क्या माना, इंसान को इन सभी जीवों का एक भाग नहीं माना। Systematic and monumental description of life form brought in out of necessity detailed system of identification, nomenclature and classification। जैसे जैसे सभी जीवों को पढ़ना शुरू किया गया तो इतनी सारी जीव थी, सबको इकट्ठा नहीं पढ़ा जा सकता था, तो एक तरीका बनाया गया। देखो क्या लिख रखा है, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब एक सिस्टम बनाया गया, एक तरीका बनाया गया, और एक मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन। मोन्यूमेंटल मतलब ये मान के चले और उसको मतलब ये जीव है और इसको डिस्क्राइब किया, एक एक जीव को ऐसे डिस्क्राइब किया। तो इतने सारे जीवों को डिस्क्राइब करना आसान नहीं था, तो इन सब के लिए एक डिटेल सिस्टम, एक तरीका बनाया गया, और उस तरीके को फॉलो करके हर एक जीव के गुणों को, दोषों को एक्सप्लेन किया गया है। और इस सिस्टम में 3 मेन प्रोसेस होते हैं जो कि हमारे सामने लिख रखे हैं। सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर, और तीसरा क्या है, क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि ये क्या है। जैसे आप कोई भी पौधा देखते हो, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये अमरूद का पौधा है। कोई भी पेड़ देखते हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये अमरूद का पेड़ है या फिर आम का पेड़ है, ठीक है। किसी जानवर को देख के कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये डॉग है, ये कैट है। तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके उसको आइडेंटिफाई करना कि ये वो वाला जीव है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा जीव है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में आता है उसको नेम देना, नाम रखना उसका। और थर्ड क्या होता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जो उसके हमने गुण पढ़े हैं, जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, उन करैक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, उनके करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हुए उसको एक क्लास में रखना कि वो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है। जैसे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, उनको हम किस में रखते हैं, इंसेक्ट की क्लास में रखते हैं। ओके, तो ऐसे ये 3 प्रोसेस को फॉलो करके हर एक ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक तरीके से डिस्क्राइब किया गया है और उसकी स्टडी की गई। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब देखो समझने की बात, इन्होंने क्या कहा है कि जो बिगेस्ट स्पिन, सबसे बड़ा मोड़ जो इस स्टडी में आया वो क्या था, कि धीरे धीरे हमें समझ में आया कि जो जीव हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। मतलब उनमें कुछ ना कुछ चीज़ क्या है, एक जैसी देखने को मिली, कि कुछ ना कुछ उनके बीच में सेम है।
जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, जैसे सांप होता है वो रेंग के चलता है, ठीक है। ऐसे ही और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रेंग के चलते हैं, तो वो क्या कैसे हो गई, सांप में और उनके बीच में क्या होगी, सिमिलैरिटी हो गई, ठीक है। जैसे प्लांट है, प्लांट क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। एल्गी हो गई, एल्गी भी क्या होती है, ऑटोट्रोपिक होती है, वो भी अपना खाना खुद बनाती, तो ये उनके दोनों के बीच में क्या होगी, सिमिलैरिटी होगी ना। जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी मैमल्स उन सबके क्या होता है, स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ह्यूमन हो गई, काऊ हो गई, बफेलो हो गई, ठीक है, इन सब के पास क्या है, बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं और मेमरी ग्लैंड्स है। तो ये सारे के सारे किसमें इंक्लूड हो गए, मैमल्स के अंदर इंक्लूड हो गए। तो ऐसे ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या देखने को मिला, सिमिलैरिटीज, एक जैसी विशेषताएं देखने को मिली। अब ये विशेषताएं दो तरीके से देखने को मिली। एक तो जो अभी प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के बीच में सिमिलैरिटी देखने को मिली। ऐसी सिमिलैरिटी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी है। दूसरी सिमिलैरिटी कैसे देखने को मिली, वर्टिकली लिखने। वर्टिकली का मतलब क्या है कि जो हमारे पूर्वज थे उनके साथ सिमिलैरिटी देखने को मिली, ठीक है। तो इस वजह से लिख रखे हैं इन्होंने कि ये जो सिमिलैरिटी मिली वो हॉरिजॉन्टली भी थी और वर्टिकली भी थी। तो ये बहुत बड़ा मोड़ था जिसने पूरी सोचने के तरीके को ही बदल दिया। That all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that were lived on this earth। कि जो एट प्रेजेंट हमारे सामने लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें दिख रहे हैं वो भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और साथ में हम किससे और मिलते हैं, हमारे पूर्वजों से जो हमसे पहले इस धरती पे रह के जा चुके हैं। Was a revelation which humbled man and led to cultural movement for conservation of biodiversity। इससे इंसान के अंदर क्या आई, दया की भावना आई और उसको समझ में आया कि ये सारे के सारे जीव हमारे ही हैं, हमसे ही रिलेटेड है। धीरे धीरे उसको समझ में आया कि हम सब का पूर्वज आखिरी में कोई एक ही था, इसलिए उसने क्या किया, जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब क्या होता है, जो जीवित है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के, उसको क्या कहते हैं, डाइवर्स कहते हैं। तो अलग अलग टाइप के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उन सबको उसने क्या, इस सारे डिफरेंट टाइप की स्पाइसेस को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसने क्या कंजर्व करने की सोचा, बचा के रखने की सोचा, क्योंकि उनके साथ वो खुद का एक रिश्ता महसूस करना शुरू कर दिया था। In the following chapter of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomic perspective। अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम एक डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, बिल्कुल बारीकी से हमें समझा रखा है कि कैसे प्लांट्स को, एनिमल्स को टैक्सोनोमिस्ट के नज़रिए से देखेंगे कि कैसे कैसे उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब होता है अलग अलग डिफरेंट क्लास में उसको रखना। जैसे प्लांट्स हैं उनको हम एनिमल्स के साथ नहीं रखेंगे, प्लांट्स के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो प्लांट्स को सेपरेटली एक क्लास में रखा जाता है, एनिमल्स को सेपरेटली डिफरेंट क्लास में रखा जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पेज, इसमें डिस्क्राइब किया गया था पूरी यूनिट को। इसके बाद हर एक चैप्टर की यूनिट की स्टार्टिंग से पहले, हर एक यूनिट की स्टार्टिंग से पहले एक साइंटिस्ट जो भी उस यूनिट से रिलेटेड होता है उसकी भी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ पढ़ाया जाता है।